नमस्कार। आज हम भारत से जुड़ी हाल की कुछ अहम खबरों और घटनाक्रमों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ। ये जानकारी 16 अक्टूबर 2025 के टर्बो टाइम्स प्लस के भारत समाचार राउंडअप पर आधारित है। हाँ। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। शुरुआत एक बड़ी और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी घोषणा से करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन भारत मिशन लॉन्च किया है। हाँ, मैंने की पढ़ा है इसके बारे में। ये सुनने में काफी बड़ा कदम लगता है। हाँ, लग तो रहा है। खबरों के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य है कि 2035 तक भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का 65% हिस्सा नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल स्रोतों से पूरा करे। 65%? हाँ, इसमें सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा शामिल है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, खासकर जब हम देखते हैं कि पिछले 11 सालों में सौर ऊर्जा क्षमता 30 गुना बढ़ी है। वो तो है। इसके साथ ही स्वच्छ हाइड्रोजन मिशन, परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज नीति पर भी तेजी से काम करने की बात कही गई है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि निजी क्षेत्र को परमाणु सेक्टर में निवेश की अनुमति देने का भी जिक्र है। बिल्कुल। ये लक्ष्य भारत की ऊर्जा भविष्य और जलवायु परिवर्तन से निपटने की उसकी वैश्विक प्रतिबद्धता के लिहाज से बेहद अहम है। हाँ, 65% का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि भारत वो जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कितनी तेजी से कम करना चाहता है। सही। ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आयातित ईंधन पर निर्भरता घटेगी, जाहिर है। लेकिन क्या ये लक्ष्य हासिल करना आसान होगा? मेरा मतलब है 65% बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है, और वो भी सिर्फ एक दशक के समय में। आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें कई बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, पहली तो बुनियादी ढांचे की है। इतने बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा बनाने के लिए न सिर्फ प्लांट्स लगाने होंगे, बल्कि उन्हें ग्रिड से जोड़ने के लिए वो ट्रांसमिशन लाइनें भी बनानी होंगी। हाँ, वो तो है। दूसरी चुनौती है ऊर्जा भंडारण की। सौर और पवन ऊर्जा, आपको पता है, लगातार नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल। तो जब ये उपलब्ध न हो, तब के लिए ऊर्जा स्टोर करने की तकनीक जैसे बड़ी बैटरियां विकसित करनी होंगी, और वो महंगी होती हैं। अच्छा। तीसरी चुनौती है ग्रिड का प्रबंधन। रिन्यूएबल एनर्जी को मौजूदा ग्रिड में मिलाना तकनीकी रूप से जटिल है, ताकि बिजली की सप्लाई स्थिर रहे। और फिर परमाणु ऊर्जा और खनिजों में निजी निवेश लाना और उसे सही तरीके से रेगुलेट करना भी एक पहेली है। हाँ, तो असल चुनौती सिर्फ तकनीक या पैसा नहीं, बल्कि इन अलग-अलग हिस्सों ग्रिड, भंडारण, निजी निवेश, रेगुलेशन को एक साथ सही समय पर लाने की है। एक भी कड़ी कमजोर रही तो ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य पटरी से उतर सकता है। ये तो हुई भविष्य की बात, मतलब एक बड़ी योजना। लेकिन वर्तमान में देखें तो दिल्ली की हवा एक बार फिर चिंता का सबब बन गई है। हाँ, ये तो हर साल की कहानी लगती है। अब बताया जा रहा है कि वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है और GRAP 1 लागू कर दिया गया है। हाँ, ये दिल्ली और NCR के लिए सर्दियों की शुरुआत में लगभग एक वार्षिक समस्या बन गई है। GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का पहला चरण लागू होने का मतलब है कि कुछ तात्कालिक कदम उठाए जाएंगे। जैसे निर्माण कार्यों पर कुछ रोक, पानी का छिड़काव बढ़ाना और लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह देना। ये जरूरी है, लेकिन ये समस्या की जड़ पर चोट नहीं करते। तो फिर स्थायी समाधान क्या हो सकता है? हर साल यही स्थिति बनती है, कुछ अस्थायी उपाय होते हैं और फिर अगले साल वही कहानी। देखिए, स्थायी समाधान के लिए कई मोर्चों पर लगातार काम करने की जरूरत है। मतलब सिर्फ सर्दियों में नहीं। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना होगा। सही। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं पर सख्त नियंत्रण रखना होगा। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की समस्या का कोई स्थायी और किसानों के लिए व्यवहारिक हल निकालना होगा। हाँ, पराली वाला मुद्दा तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के नियमों का सख्ती से पालन करवाना होगा। ये सब सिर्फ सर्दियों में नहीं, बल्कि साल भर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। ये असल में वो विकास की दौड़ और पर्यावरण की सेहत के बीच संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती का एक हिस्सा है, जिसका सामना दिल्ली ही नहीं, भारत के कई शहर कर रहे हैं। पर्यावरण से जुड़ी एक और खबर दक्षिण भारत से है, जहां भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। जी, खबरों के अनुसार चेन्नई और तमिलनाडु के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है।
हाँ, मैंने तस्वीरें देखी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू समेत 12 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। ओह, स्कूल कॉलेज बंद रहे, कई ट्रेनें और उड़ानें रद्द करनी पड़ी। आईटी कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों को 18 अक्टूबर तक घर से काम करने की सलाह देनी पड़ी। अच्छा, आईटी कंपनियों पर भी असर पड़ा। हाँ बिल्कुल, तटीय इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति है और मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह की चरम मौसमी घटनाएं, चाहे वो अत्यधिक बारिश हो या सूखा या लू, अब ज्यादा होती दिख रही हैं। हाँ, ये पैटर्न दिख रहा है। वैज्ञानिक इसे काफी हद तक जलवायु परिवर्तन के असर से जोड़कर देख रहे हैं। ये घटनाएं हमारे शहरों की तैयारियों पर भी सवाल उठाती हैं। सही। चेन्नई में बार बार आने वाली बाढ़ दिखाती है कि शहरी नियोजन और वो जल निकासी व्यवस्था इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी, उनकी सुरक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे शहर भविष्य की इन आपदाओं के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अब पर्यावरण और आपदाओं से हटकर समाज में हो रहे एक बड़े बदलाव की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रक्षा सेवाओं में महिलाओं को लेकर एक बहुत अहम फैसला आया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि महिलाओं को सेना, नौसेना और वायुसेना की सभी शाखाओं में पुरुषों के बराबर स्थायी कमीशन दिया जाए। सभी शाखाओं में? हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब महिला अधिकारी भी पुरुष अधिकारियों की तरह ही प्रमोशन, रैंक और पेंशन के हकदार होंगी। पहले उन्हें अक्सर शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता था, जिसकी अपनी सीमाएं थी, और ये फैसला सालों के कानूनी संघर्ष के बाद आया है। हाँ, काफी लंबा संघर्ष रहा है। और माना जा रहा है कि अब सेना की हर शाखा महिलाओं के लिए पूरी तरह से खुल गई है। ये सिर्फ समान अवसर देने की बात नहीं है, ये भारतीय समाज और खासकर सशस्त्र बलों जैसी पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान संस्था में लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग है। हाँ, कह सकते हैं। स्थायी कमीशन का मतलब है कि महिलाएं अब शॉर्ट सर्विस कमीशन की सीमाओं से बंधे बिना पुरुषों की तरह ही रिटायरमेंट की उम्र तक सेवा दे सकती हैं और उच्च पदों तक पहुंच सकती हैं। इसका असर दूरगामी हो सकता है। दूरगामी असर से आपका क्या मतलब है? क्या इससे सेना की कार्यप्रणाली पर भी कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। पहला असर तो भर्ती पर पड़ सकता है। शायद ज्यादा महिलाएं अब रक्षा सेवाओं को एक पूर्णकालिक करियर के तौर पर देखेंगी। अच्छा, दूसरा, ये सशस्त्र बलों के भीतर की संस्कृति को धीरे धीरे बदल सकता है, जहां महिलाओं को हर भूमि में स्वीकार्यता बढ़ेगी। तीसरा, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका को न सिर्फ स्वीकार्यता देता है, बल्कि उसे और मजबूत करने का रास्ता खोलता है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस फैसले का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कितना सुचारू और प्रभावी होगा? हाँ, ये अहम सवाल है। क्या संस्थागत मानसिकता और जरूरी ढांचागत बदलाव आसानी से हो पाएंगे? ये देखना अहम होगा। बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, तो इसी से जुड़ा एक और पहलू सामने आया है महिला किसान सम्मेलन से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा महिला किसानों को लखपति बनाने की योजना वो पूरी हो गई है। 2 करोड़? हाँ, और अब 3 करोड़ महिला किसानों को लखपति बनाने का नया लक्ष्य तय किया गया है। इसमें ग्रामीण उद्यमिता और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर फोकस है। ये पहल इस बात को रेखांकित करती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खासकर कृषि में महिलाओं का योगदान कितना बड़ा है। हाँ, वो तो है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। खेतों में काम करने से लेकर पशुपालन और छोटे-मोटे ग्रामीण व्यवसायों तक महिलाएं रीढ़ की हड्डी हैं। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाएं सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आर्थिक सशक्तिकरण की बात कृषि से आगे बढ़कर अब तकनीक की दुनिया तक ले जाती है, और इस क्षेत्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हाँ? गूगल आंध्र प्रदेश में एक बड़ा AI हब बनाने जा रहा है। ओहो, गूगल आंध्र प्रदेश में? हाँ, ये खबर काफी चर्चा में है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि कंपनी अगले 5 सालों में विशाखापत्तनम, वाइजैग में $15 बिलियन का भारी भरकम निवेश करेगी। $15 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी। इस पैसे से गीगावाट स्केल AI, क्लाउड और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये हब न सिर्फ भारत बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के एक बड़े हिस्से की AI जरूरतों को पूरा करेगा। इसे सरकार के AI फॉर ऑल
विजन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और एक ऐतिहासिक डील माना जा रहा है। इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। पहली बात, ये भारत को वैश्विक एआई मानचित्र पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकता है। हाँ। विशाखापट्टनम सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि शायद पूरे एशिया पैसिफिक रीजन का एक अहम एआई केंद्र बन सकता है। अच्छा। दूसरी बात, इससे बड़े पैमाने पर उच्च कुशल रोजगार पैदा होने की उम्मीद है, न सिर्फ सीधे गूगल में बल्कि इसके आसपास बनने वाले इकोसिस्टम में भी। रोजगार तो आएगा। तीसरा, ये भारत में इनोवेशन और डिजिटल सेवाओं के विकास को तेज कर सकता है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ क्या कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होंगी, खासकर जब बात एआई और इतने सारे डेटा की हो? चुनौतियां निश्चित रूप से हैं। सबसे बड़ी चुनौती शायद डेटा गवर्नेंस और प्राइवेसी की होगी। हाँ, ये तो है। इतने बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा और प्रोसेस करने के लिए मजबूत नियम और सुरक्षा उपायों की जरूरत होगी। दूसरी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। सिर्फ डेटा सेंटर बनाना काफी नहीं है, उसके लिए भरोसेमंद बिजली, हाई स्पीड कनेक्टिविटी और दूसरी सहायक सुविधाओं की जरूरत होगी। सही। तीसरी चुनौती है प्रतिभा की। क्या भारत के पास इतने बड़े एआई इकोसिस्टम को चलाने के लिए पर्याप्त कुशल लोग हैं? हमें एआई स्किल डेवलपमेंट पर भी भारी निवेश करना होगा। स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। और चौथी, ये सुनिश्चित करना कि एआई का लाभ सिर्फ कुछ बड़े शहरों या कंपनियों तक सीमित ना रहे, बल्कि छोटे व्यवसायों और आम लोगों तक भी पहुंचे, जैसा कि एआई फॉर ऑल विजन में कहा गया है। हाँ। यह निवेश एक बड़ा अवसर है, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इन चुनौतियों से निपटना होगा। बिल्कुल। अब थोड़ा माहौल बदलते हैं और कुछ गंभीर और चिंताजनक खबरों का रुख करते हैं। पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। जी, खबरों के अनुसार दक्षिणी अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डा इलाके में तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़पें हुई हैं। ओहो। तालिबान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने रात भर हमले किए, जिसमें कम से कम 15 अफगान नागरिक मारे गए और 80 से ज्यादा घायल हुए। 15 मौतें, बहुत दुखद है। हाँ, दोनों तरफ से एक दूसरे पर सीमा पार से गोलीबारी शुरू करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह घटना उस क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता और वो जटिल संबंधों का एक और उदाहरण है। डुरंड रेखा, जो दोनों देशों के बीच की सीमा है, उसे लेकर विवाद पुराना है। हाँ, वो विवाद तो है। इस तरह के सीमा संघर्ष न केवल दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट घोलते हैं, बल्कि इनका सबसे बुरा असर सीमा के आसपास रहने वाले आम नागरिकों पर पड़ता है। सही कहा। उनकी जान जाती है, वे घायल होते हैं और उन्हें विस्थापित होना पड़ सकता है। ये क्षेत्रीय शांति के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। सुरक्षा से ये जुड़ी एक और खबर है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय जासूसी के आरोपों से संबंधित है। एशले टेलिस नाम के एक भारतीय मूल के अमेरिकी सलाहकार को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा ये एशले टेलिस। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक एशले टेलिस, जो पहले अमेरिकी सरकार में काम कर चुके हैं और थिंक टैंक से जुड़े रहे हैं, उन्हें अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। आरोप हैं कि उनके चीन के साथ संबंध थे और उन्होंने गोपनीय दस्तावेज अपने पास रखे थे। इस तरह के मामले अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव पैदा करते हैं और जासूसी के आरोपों की वो जटिल दुनिया को सामने लाते हैं। बिना किसी पक्ष के या अटकलों के, ये जरूरी है कि ऐसे मामलों में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन हो और तथ्यों के आधार पर ही कोई निष्कर्ष निकाला जाए। सही। ये घटनाएं देशों के बीच विश्वास और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को उजागर करती हैं। और अब भारत से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर है। जी। राजस्थान के जैसलमेर में एक बस हादसा हुआ है। क्या हुआ वहां? जानकारी के मुताबिक जैसलमेर के पास एक निजी बस में एयर कंडीशनिंग एसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। अरे बाप रे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आग लगने के बाद बस का दरवाजा जाम हो गया। दरवाजा जाम हो गया? हाँ, जिससे यात्री बाहर नहीं निकल पाए और अंदर ही फंस गए। ये एक भयानक स्थिति रही होगी। इस दर्दनाक हादसे में 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 20 लोग? हे भगवान। और 16 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की में बचाव कार्य में लगी रही। और जो बात इस हादसे को और भी ज्यादा तकलीफदेह बनाती है, वो ये है कि बताया जा रहा है कि ये बस सिर्फ 5 दिन पहले ही खरीदी गई थी। क्या? सिर्फ 5 दिन पुरानी बस? हाँ, और ये उसकी महज चौथी यात्रा थी। नई बस में इस तरह का हादसा होना कई सवाल खड़े करता है। ये वाकई एक भयानक त्रासदी है और सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। बिल्कुल। नई बस में एसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट से आग लगना और फिर दरवाजा जाम हो जाना, ये दोनों ही बातें बेहद चिंताजनक हैं।
बिल्कुल, इसकी तत्काल और गहन जांच होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या ये बस के निर्माण में ही कोई खराबी थी? क्या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था? या फिर शॉर्ट सर्किट का कोई और कारण था? और दरवाजा जाम होना आपातकालीन स्थिति में यात्रियों के निकलने के रास्ते बंद कर देता है, जो अस्वीकार्य है। तो इस तरह के हादसों को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बसों के निर्माण और उनके सुरक्षा मानकों को लेकर नियमों को और सख्त करने और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की जरूरत है। बसों की नियमित फिटनेस जांच, खासकर उनके इलेक्ट्रिकल सिस्टम और आपातकालीन निकास जैसे दरवाजे, खिड़कियां, हथौड़े, इनकी जांच बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। ड्राइवरों और कंडक्टरों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ऐसी घटनाओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि भविष्य में लापरवाही से बचा जा सके। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमने कई अलग अलग तरह के विषयों पर बात की। इसी सवाल के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।